हेलो एवरीवन। बेटा, हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा था। गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य की उससे पहले अपन ने सातवाहन वंश पढ़े, शून्य वंश पढ़े। अब हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य और गुप्त वंश किस तरीके से पूरे भारत को एकीकरण किया। गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस वंश में बहुत महान राजा है जिसमें सबसे सर्वोपरि रहेंगे समुद्रगुप्त। शुरुआत करते हैं हम गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त एक चतुर राजा थे। इन्होंने अपने वंश को बनाते ही वंश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। उसके बाद उनके पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच बड़े वीर थे। एक जगह पर समुद्रगुप्त ने अपने आप को घटोत्कच का पुत्र भी कहा है। इसीलिए गुप्त साम्राज्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम से। इनका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक रहा। आप घटोत्कच के पुत्र थे। आपको महाराजा धीराज की पदवी मिली हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह लच्छी वंश की राजकुमार देवी से किया। इसी विवाह के कारण इनका साम्राज्य विस्तार और बढ़ गया। इनका महत्वपूर्ण कार्य था गुप्त संबंध चलाना। आपने गुप्त संबंध चलाया जो विश्व प्रसिद्ध रहा। फिर इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त, जो योग्य पुत्र थे। इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया। पूरे विश्व इस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इसको। इनका शासनकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक रहा। आपने राजा बनते ही अपने आदर्शों के अनुसार ही चले। इनके आदर्श थे दिग्विजय और एकीकरण करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया साम्राज्य विस्तार। आपने अपने बुद्धि बल, अपने युद्धों से एक विशाल राज्य की स्थापना की। आपकी विजयों का वर्णन हमें हरिसेन के इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। याद रखिएगा, हरिसेन के द्वारा लिखी गई इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर हमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन या सफलताओं का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल को 5 भागों में बांटा। नंबर 1 बात करेंगे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। यह उत्तर में चले जाते हैं मध्य भारत की तरफ। नंबर 2 उत्तर की तरफ पूर्वी हिमाचल राज्य। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना विशाल साम्राज्य था। मध्य भारत से लगाते हुए उत्तर की तरफ आए पूर्वी हिमाचल राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र और पूर्व की तरफ आ गए अपन। आर्थिक राज्य भी आ गए इसके अंदर, जो उड़ीसा का क्षेत्र था वो भी आ गया आपने। फिर पूर्वी दक्कन और दक्षिण के राज्य भी आ गए और लास्ट में 5वां राज्य था शक और कुषाण राज्य। आपको इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार आपने कभी युद्ध नहीं हारा था। इसीलिए इतिहासकार आपको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। आपकी कुछ उपलब्धियां थी और अब हम इसकी उपलब्धियों को जानकारी लेते हैं। उपलब्धियों के बारे में कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। आपने विदेशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे। इसी के तहत शायद नरेंद्र मोदी साहब ने भी विदेशों में घूमकर विदेशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, जिससे कि भारत की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई। आपने अश्वमेध यज्ञ करवाया। एक जगह पर आपने अश्वमेध यज्ञ के साथ एक सिक्के पर आपको अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया। आप ललित कलाओं में निपुण थे। आपको कविराज भी कहा गया था। आप संगीत में निपुण थे। आपने एक सिक्के पर अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत कला में निपुण थे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है समुद्रगुप्त विष्णु के भक्त थे। कई लोग कहते हैं ये कि गुप्त साम्राज्य बौद्धों का कोई जैन बताते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि समुद्रगुप्त विष्णु के भक्त थे। फिर इनके पुत्र आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 से 412 ईस्वी तक आपने शासन किया। आपको देवराज और देवपुत्र की पुत्र भी कहा गया है। महत्वपूर्ण है देवपुत्र इसलिए क्योंकि समुद्रगुप्त की देवों में गणना की जाती थी। आपने साम्राज्य विस्तार अपने तरीके से बढ़ाया। आपने विवाहों और अच्छे संबंधों से साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के तहत आपने अपनी पुत्री का नाम याद रखेगा, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन से किया। कुछ वक्त के बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और प्रभावती गुप्त ही उस जगह की वास्तविक संस्थापक बन जाती है, शासक बन जाती है। इसके बाद
चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को पराजित किया, दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को पराजित किया, राजधानी परिवर्तन किया और उसके बाद शकों पर विजय प्राप्त की। शकों को विजय प्राप्त करने के बाद इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली। याद रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि इन्हें शकों के विजय के बाद मिली थी। विक्रमादित्य की उपाधि याद रखिएगा इस चीज को। फिर इनके पुत्र होते हैं कुमार महेंद्र द्वितीय। याद रखिएगा ये नाम, कुमार महेंद्र द्वितीय। 414 से 455 ईस्वी तक आपने शासन किया। आपको नालंदा विश्वविद्यालय का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कुमार महेंद्र गुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी बनते हैं स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार आपने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित, अब याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था, मरम्मत करवाई थी। स्कंदगुप्त ने बनवाया था सुदर्शन झील को, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको मलेच्छों और कुख्यात हूणों, कुख्यात लिखा है, इसका मतलब हूण बड़े खतरनाक जाति थी बेटा, ये लड़ने में बड़ी खतरनाक थी, इनसे लड़ना पड़ा। हालांकि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित भी किया था। यहाँ से अपन गुप्त वंश के शासकों का अंत करते हैं, पूरा करते हैं, गुप्त वंश की समाप्ति होती है। और अब हम बात करेंगे गुप्त वंश की उपलब्धियों के बारे में। गुप्त वंश की उपलब्धियों को कुछ भागों में बांटते हैं। शुरुआत करते हैं हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। पहला गुप्त वंश के शासक वैदिक धर्म को मानने वाले थे। ये लोग, इन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में अपन ने पढ़ा भी था। चंद्रगुप्त ने प्रथम ने भी करवाया था, स्कंदगुप्त ने भी करवाया था और बाकी वाले राजाओं ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उसी प्रकार से फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये चीनी यात्री था जो बड़ा प्रसिद्ध था। अब गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा संस्कृत थी। संस्कृत में ही इनके काम हुआ करते थे। इनके काल के अंदर कुछ कवियों के बेहतरीन से लेख हैं, जिसमें कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश इम्पोर्टेंट है। शुद्रक द्वारा मत्स्य कटिकम, विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, ये इम्पोर्टेंट कुछ नाटक और लेख हैं। उसी प्रकार से इनके काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे बड़े बड़े विद्वान आए, जिन्होंने गणित, दर्शनों प्रणाली, ज्योतिष शिक्षा के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसी प्रकार से वास्तुकला में भी गुप्त काल का कोई मानी नहीं है। वास्तुकला के माल में दिल्ली का लोह स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण एक स्तंभ है, जो आज भी उसी प्रकार से बिना जंग लगे खड़ा है। नालंदा में 80 फुट तांबे की मूर्ति एक बहुत बड़ा प्रमाण है। उसी प्रकार से सुल्तानगंज में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा बड़ी प्रसिद्ध है। नालंदा की 80 फुट की ये बुद्ध की मूर्ति भी तांबे की ही है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे सामाजिक या समाज की उपलब्धियों के बारे में। गुप्त साम्राज्य में अपराध बड़े कम थे। अपराध, चोरी, डकैती बहुत कम हुआ करते थे। यहाँ ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। इस काल में यज्ञ, दान, ब्राह्मणों का सम्मान बड़ा अधिक हुआ करता था। यहाँ वर्णों के आधार पर जन्म का आधार वर्ण था। स्त्री शिक्षा का प्रचलन अधिक था, पर्दा प्रथा नहीं थी। यहाँ 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। याद रखिएगा, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिसमें वो राक्षस विवाह और बहुत सारे विवाहों का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। गुप्त वंश की उपलब्धियों के बारे में प्री प्रश्न पूछा जाता है। हमने स्कंदगुप्त पढ़ा अंतिम, उसके बाद गुप्त वंश की उपलब्धियां पढ़ी।